कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए अब अपन नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो भी पढ़ा था उससे आगे की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलो अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। क्या किया था? कुछ परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, तो जैसे कि परिभाषा में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? नेटवर्क, रेखीय प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, संधि, लूप, पास और ऐसे कुछ अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि ये किस किस को बोलते हैं, और धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत, ये कुछ पढ़े थे। अब देखो इसके आगे अपन बात करते हैं। कल अपन ने बात की थी कि विद्युत धारा स्रोत की, विद्युत स्रोत की। तो विद्युत स्रोत के अंदर अपन ने कौन कौन से स्रोत पढ़े थे? एक पढ़ा था वोल्टेज स्रोत और एक पढ़ा था धारा स्रोत। तो वोल्टेज स्रोत के अंदर भी अपन ने क्या क्या पढ़ा था? वोल्टेज स्रोत के अंदर भी दो प्रकार के स्रोत पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? वास्तविक वोल्टेज स्रोत और आदर्श वोल्टेज स्रोत। तो देखो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, मतलब कि पीछे का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वोल्टेज स्रोत किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? अपन ने कुछ बॉक्स लिया था, उसके अंदर दो आउटपुट लिए थे, उसके अभी एक अपन ने क्या जोड़ा था? उससे एक बॉक्स से जोड़ा था और वहाँ पे अपन ने श्रेणी क्रम जोड़ा था। श्रेणी क्रम को अपन क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। जो एक छोटा सा बॉक्स लिया था, जैसे कि चलो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। ये अपन ने क्या किया था? कोई बॉक्स लिया था, ठीक है। यहाँ पे कोई अपन क्या लिए थे? दो कुंडली लिए थे। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे अपन क्या जोड़ा था और कोई बॉक्स जोड़ा था, ठीक है। और इसको अपन ने क्या किया था? श्रेणी क्रम में जोड़ा था। जोड़ा था नहीं जोड़ा था अपन ने? ओके जी। अब ये अपन क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। तो वोल्टेज स्रोत किसको बोलेंगे? ये यहाँ पे अपन क्या लेकर जेड, जेड क्या होती है? आंतरिक प्रतिबाधा होती है। जेड क्या होती है? आंतरिक प्रतिबाधा, ठीक है। तो देखो ऐसी प्रतिबाधा जो लोड प्रतिबाधा की आंतरिक, ऐसी प्रतिबाधा यदि विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा क्या हो, देखो पीछे की बातें सब भूल जाओ। अब एकदम क्लियर बात करते हैं अपन कि वोल्टेज स्रोत किसको बोलेंगे? ऐसा विद्युत स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या हो? जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो। क्या हो? ऐसी प्रतिबाधा, ऐसा विद्युत स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो, उसको अपन क्या कहेंगे? वोल्टेज स्रोत। अब वोल्टेज स्रोत के अंदर भी हमने दो कंडीशन लगाई थी नहीं लगाई थी? एक तो हमने बोला था कि z नॉट इक्वल 0 होता है और एक z इक्वल 0 होता है। मैंने क्या बोला था? यदि नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल 0 होगा तो अपन लोड के अंदर क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? अगर लोड के अंदर परिवर्तन करेंगे तो उसकी निर्गत वोल्टता के मान में भी क्या होगा? कब होगा ये कंडीशन? जब नॉट इक्वल 0 होगा या फिर एक निश्चित समय पर, ठीक है। जेड नॉट इक्वल होगा, जेड नॉट इक्वल 0 होगा तब अपने पास क्या हो जाएगा? अगर इस जेड यानी कि इस लोड प्रतिबाधा के अंदर अपन इसको अगर परिवर्तित करेंगे तो इसके अंदर जो निर्गत वोल्टता होती है वो भी क्या होगी? परिवर्तित होगी। और अगर अपन जेड इक्वल 0 कर देते हैं तो इसको परिवर्तित करेंगे तो इसके अंदर जो निर्गत वोल्टता होती है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की थी कि धारा स्रोत किसको कहते हैं? धारा स्रोत के अंदर भी यही डायग्राम था, पर बस फर्क इतना था कि अपन ने वोल्टेज स्रोत को क्या कर दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और धारा स्रोत को मैंने क्या किया? समांतर क्रम में जोड़ दिया।
ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, इसकी धारा स्रोत की, ये मत सोचना कि ये मैंने कल भी पढ़ाया था मैं आज भी पढ़ा रही हूँ। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, हो सकता है कि इनका कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो देखो धारा स्रोत किसको कहेंगे अपन, ऐसा विद्युत स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में जुड़ी हो। धारा की बात आ जाए तो समांतर क्रम में, और वोल्टेज स्रोत की बात आ जाए तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी का मतलब होता है कि साथ चलने वाला, और समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो याद रखना कि वोल्टेज स्रोत के अंदर तो अपन क्या करेंगे, जो भी लोड प्रतिबाधा जुड़ी होगी वो किससे जुड़ी होगी, श्रेणी क्रम से। यही याद रखना बस कि श्रेणी क्रम। और धारा स्रोत के अंदर आपको ये याद रखना है कि ये ऐसा विद्युत स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में क्या हो, जुड़ी हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, धारा स्रोत। अब यहाँ पे अपन ने वोल्टेज स्रोत के अंदर तो हमने जीरो भी ली थी, एक बार नॉट इक्वल जीरो किया था और एक बार इक्वल जीरो किया है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे अपन कर देंगे जेड नॉट इक्वल इंफिनिटी, और एक बार कर देंगे जेड इक्वल इंफिनिटी। ठीक है, घुमा दो इसको, घुमाना है और घुमाना तो जेड इक्वल। ओके जी, चलो अब इसके अंदर भी धारा स्रोत के अंदर भी धारा स्रोत कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक होगा वास्तविक धारा स्रोत और एक होगा आदर्श धारा स्रोत। तो वास्तविक धारा स्रोत किसको कहेंगे अपन, जेड नॉट इक्वल अनंत ना हो। क्या, जेड नॉट इक्वल अनंत, यानी कि जेड की वैल्यू अनंत ना हो। जेड क्या है यहाँ पे, आंतरिक प्रतिबाधा, जेड नॉट इक्वल इंफिनिटी, यानी कि जेड आंतरिक बाधा की वैल्यू, आंतरिक प्रतिबाधा अनंत ना हो। तो लोड को परिवर्तित करने से, तो लोड को परिवर्तित करने से निर्गत धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। देखो ये मैंने इंफिनिटी क्या किया, नॉट इक्वल में किया। ठीक है, अगर यहाँ पे ना है तो इसको परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, यानी कि जेड यानी कि आंतरिक प्रतिबाधा को अनंत ना हो। यदि आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत ना हो तो लोड प्रतिबाधा को चेंज करने पर या परिवर्तन करने पर इसके ऊपर जो निर्गत धारा स्रोत होगा वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं कि जेड इक्वल इंफिनिटी, अगर जेड इक्वल इंफिनिटी कर देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे है इक्वल कर दिया तो हाँ है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा। क्या होगा, अगर जेड आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत कर दिया जाए तो लोड को परिवर्तित करने से उसकी निर्गत वोल्टता में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको अपन क्या कहेंगे, धारा स्रोत। कौन सा, आदर्श धारा स्रोत। ठीक है, अब ये अपने दो टॉपिक हुए, इसके अंदर अपन बात करते हैं कुछ नोट डाल के कोई दो पॉइंट लिखिए। अब देखो ऐसे मत समझना कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे चलने दे, इसको साथ साथ पढ़ते रहना, जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा और बिना सर्किट के इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल नहीं है। तो चलिए नोट डालिए और एक दो पॉइंट लिखिए। ठीक है, बात करेंगे वही वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत की, कि वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा किससे जुड़ी हुई रहती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई रहती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई रहती है। और वहां पे आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा का मान कितना होता है, शून्य होता है। वहां पे आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक
प्रतिबाधा का मान क्या होता है, शून्य होता है। और धारा स्रोत को अपन किससे जोड़ते हैं, समांतर क्रम से जोड़ते हैं। समांतर क्रम से जोड़ेंगे तो वहां पे आदर्श धारा स्रोत कितनी हो जाएगी, अनंत। आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है। देखो वोल्टा स्रोत में फर्स्ट पॉइंट है इसका, वोल्टा स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में जुड़ी क्या होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। जबकि आदर्श वोल्टा स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होती है, शून्य होती है। जबकि आदर्श वोल्टा स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा का मान कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, आंतरिक प्रतिबाधा का मान शून्य होता है। ठीक, अब हम ऐसे ही बात करेंगे किसकी, धारा स्रोत, किसकी, धारा स्रोत। धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा समांतर क्रम में जुड़ी होती है। क्या होती है, समांतर क्रम में जुड़ी होती है। जबकि आदर्श वोल्टा स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है। जबकि ये फिर यूं कर लो, अगर ये समांतर क्रम में जुड़ी है तो इसकी आदर्श वोल्टा स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, आंतरिक प्रतिबाधा होती है। दूसरी आदर्श वोल्टा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत में वोल्टा स्रोत की तो अपन इस पर बात ही करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, धारा स्रोत हो जाएगा। अब क्लास में तो वो नहीं आपको जो मैंने बता दो। आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा बाधा का मान अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, अब आप लोग ये सोचोगे कि ये टॉपिक में इतनी बार बार क्यों पढ़ते जाएंगे, तो ये टॉपिक देखो अपने हर जगह काम आएंगे। क्या आएंगे, हर जगह काम आएंगे। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि याद रखना, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में से बहुत सर्किट आएंगे जिनको अपने को सोल्व करना है, और अपने को वहां पे ये भी देख के रखेंगे कि वोल्टा स्रोत है तो वो किससे जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और अगर धारा स्रोत है तो किसमें जुड़ा हुआ होगा, समांतर क्रम में जुड़ा होगा। और ये समांतर और श्रेणी किसको पता करना है, आप लोगों को पता करना है कि ये वोल्टा स्रोत है या धारा स्रोत है। वोल्टा स्रोत होगा तो किसमें जुड़ा हुआ होगा, और धारा स्रोत होगा तो किसमें जुड़ा हुआ होगा। और उसके अंदर भी अपने पास पॉइंट आ सकता है कि अगर आदर्श वोल्टा स्रोत है तो वहां पे आंतरिक प्रतिबाधा का मान कितना हो सकता है, अगर आदर्श धारा स्रोत है तो वहां पे आंतरिक प्रतिबाधा का मान कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक को आप लोग अच्छे से, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बिना कुछ भी नहीं है। बात
नियम, किरचॉफ के नियम, ठीक है, लॉ ऑफ किरचॉफ। देखो जी, जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए, क्या जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए किरचॉफ के द्वारा दो नियम दिए गए। क्या दिए गए? किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। क्या बोला वो? जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए, उनको सोल्व करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। इन नियमों की सहायता से परिपथ में धारा और वोल्टता का मापन किया जाता है। मैंने क्या बोला? इससे पहले मैंने धारा और वोल्टता ही पढ़ाई थी। तो किरचॉफ जी भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने को कि उन्होंने भी जो दो नियम दिए थे उसमें धारा और वोल्टता का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। और ये धारा और वोल्टता का मापन अपन कहाँ करेंगे? जब भी अपन को सर्किट को सॉल्व करेंगे या फिर परिपथ को सॉल्व करेंगे, वहां पे अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है, अच्छे से देखना। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम को अपन क्या बोलते हैं? धारा का नियम भी बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा का नियम भी बोलते हैं और आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे धारा का नियम, ठीक। चलो बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली धारा क्या होगा? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ये मान लो क्वेश्चन, इस पे आने वाली धारा और यहाँ से जाने वाली धारा, दोनों का बीज गणितीय योग कितना होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि आने वाली धारा की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव, और जाने वाली धारा की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव, ठीक है। देखो अपन ये कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो संधि एरिया, ठीक है, संधि है। अब इसके ऊपर मैंने ये क्या किया? कोई I1 की धारा है, प्रवाहित कर दी। अब यहां से मैंने क्या किया? इसको मैंने क्या बोल दिया? I2 धारा। क्या बोल देंगे? I2 धारा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे अपन एक धारा और ले लेंगे जिसको अपन बोलेंगे I3 धारा। क्या कर देंगे? I3 धारा। ऐसे ही अपन एक धारा यहाँ पे ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? अपने I4। देखो ध्यान से समझना, हो सके तो यहाँ पे भी याद कर लेना। मैंने क्या बोला? ये हमारा क्या है? कोई संधि। संधि मैंने आपको बताई थी कि दो या दो से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको अपन क्या कहेंगे? संधि। इसीलिए बोल रही हूँ कि वो पहले वाली जो भी परिभाषा मैंने लिखवाई है उनको आप याद करो, क्योंकि वो हर जगह क्या होंगी? आपके काम आएंगे, ठीक है। तो देखो इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली धारा, ये अपना कोई पॉइंट हो गया, संधि हो गया। इसके ऊपर इधर से धारा आ रही, कौन सी? I1, और इधर से कौन सी धारा आ रही? I2, और इधर से कौन सी धारा जाएगी? बाहर जाएगी, देखो जाएगी कौन सी धारा गई? I3, और इधर से भी कौन सी धारा गई? I4 गई। तो यानी कि आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग कितना होगा? 0
होगा। ठीक है, तो यानी लिखो आप लोग, देखो I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4। इन सब का योग क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे बीच में तो कितना होगा, 0 होगा या फिर इसको ऐसे भी कर लो आप, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4। तो इन सब का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आने वाली धाराओं को आप क्या बोलोगे, धनात्मक धारा, और जाने वाली धाराओं को आप क्या बोलोगे, ऋणात्मक लिया जाता है। आने वाली धारा होगी उसकी वैल्यू क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, और जो धारा निकल जाएगी फिर चली जाएगी फिर जाने वाली धारा है उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव या फिर ऋणात्मक मान उसका क्या लिखोगे, या फिर उसको ऋणात्मक के रूप में लिखोगे। ठीक है, कोई धारा नहीं आ रही, अब देखो मानो इसके ऊपर इधर से कोई धारा नहीं आ रही और ना ही यहाँ से कोई जा रही है। ठीक है, ना ही यहाँ से कोई जा रही है, तो इस संधि के ऊपर आवेश क्या हो गया, संरक्षित हो गया। मैं बात किसकी कर रही हूँ, धारा की कर रही हूँ। तो यहाँ से मान लीजिए I1 धारा आ भी रही है, तो ये यहाँ से क्या हो रही है, निकल भी तो रही है, निकल रही है। ये I1 धारा अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे निकल रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर, कौन से पॉइंट के ऊपर, इस संधि के ऊपर आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा। अगर क्रिया से पहले और क्रिया के बाद आवेश सेम है, क्या हो जाएगा, अगर देखिए ये कुछ नहीं है, ठीक, संधि से पहले की क्रिया और संधि के बाद की क्रिया, इन दोनों के ऊपर अगर आवेश सेम है तो भी आवेश क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर बस आप लोग यही बात याद रखना कि किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी संधि पर डायग्राम से भी समझ लो ताकि आप लोगों को लिखो तब जोड़ ना आए, और इसी डायग्राम से बना के आप लोग समझ सकते हैं। मतलब आप जब भी डायग्राम को देखो तो आपको उसका नियम एकदम से क्या हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो, किसी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। आने वाली धाराओं का मान धनात्मक लिया जाता है और जाने वाली धाराओं का मान क्या लिया जाता है, यहाँ पे ऋणात्मक लिया जाता है। कोई धारा नहीं आ रही तब संधि पर 0 आवेश, और कोई धारा जब चली भी गई, कोई धारा नहीं आ रही तो भी संधि पर आवेश 0 रहेगा, और अगर कोई धारा आके चली भी गई तो भी क्या रहेगा, उसके ऊपर आवेश 0 रहेगा। अगर धारा आएगी नहीं तो आवेश वैसे ही नहीं आएगा, और अगर आएगी तो वो सीधी चली जाएगी तो फिर भी संधि के ऊपर या संधि वाले पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, आवेश 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर क्रिया से पहले और क्रिया के बाद क्या होगा, अगर क्रिया से पहले और क्रिया के बाद आवेश सेम है तो आवेश संरक्षित हुआ, इसलिए इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग देख लो, अच्छे से समझ लो, और ये वाली चीज वहां पे लिखते हैं। और अब अपन इसको यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं या फिर जो भी पढ़ा है वो लिखते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं फर्स्ट नियम। इसको आप लोग कहीं साइड में लिख लेना, और ये नहीं है कि आप वीडियो देखो इसको छोड़ दो, अच्छे से पढ़ाई करना। इसको यहाँ पे लिख दो, I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4 इक्वल 0। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल 0। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये वाला डायग्राम देखते ही इसकी जो भी मैंने अपनी भाषा बनाई वो आप लोग याद कर। तो देखो, किरचॉफ के नियम के अनुसार
किसी संधि पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का मान और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। क्या? बीजगणितीय शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? इसका शून्य होता है। ठीक है। आने वाली धाराओं को धनात्मक मान लिया जाता है। आने वाली धाराओं का धनात्मक मान लिया जाता है। धनात्मक माना नहीं है, धनात्मक मान वैल्यू ली जाती है। धनात्मक मान लिया जाता है और वैसे भी माना नहीं है भाई, वैल्यू ली है, इसकी मान लिया जाता है। ठीक है। और जाने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक या फिर नेगेटिव मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। ठीक है। यही अपना क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। धारा का नियम हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि अपन ने इस संधि के ऊपर क्या किया है, धारा प्रमाणित की है। और सीधी सी बात है कि ये खुद ही बोल रहा है कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। और इसे आवेश संरक्षण का मान इसलिए भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, या फिर ये भी बोल सकता है कि किरचॉफ का आवेश संरक्षण का नियम लिखिए, या फिर ये भी आ सकता है कि किरचॉफ का धारा का नियम लिखिए। तो तीनों का एक ही आंसर है और वो आंसर कौन सा है, ये वाला। तो आवेश संरक्षण का नियम इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ से कोई धारा आती है तो उसकी, अगर यहाँ से कोई धारा नहीं आती है तो आवेश संरक्षण, आवेश क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। अगर ये धारा यहाँ से आ भी रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी और फिर चली जाएगी। तो भी इस संधि के ऊपर आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। और क्रिया से पहले यानी कि क्रिया से पहले और क्रिया के पश्चात अगर दोनों जगह आवेश सेम है, क्या ये संधि है, इससे पहले भी अपन ने कोई क्रिया की और इसके बाद भी अपन ने कोई क्रिया की, अगर इन दोनों के ऊपर अपना आवेश अगर यहाँ पे इसके इस बिंदु के ऊपर भी सेम है और इस वाली धारा के ऊपर भी सेम है तो वो क्या हो जाएगा, फिर भी आवेश इस पॉइंट के ऊपर, कौन से पॉइंट के ऊपर, इस संधि के ऊपर आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। यही अपना क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। वैसे किरचॉफ का प्रथम नियम इतनी बार पूछा नहीं जाता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो अपने से बहुत बार पूछा जाता है और वो 2-3 बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़ा, किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे देखो आप लोग अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लिखना। मैं चाहती हूँ कि बस आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, ओनली डायग्राम समझ के ही आप इसको सोल्व करने के लिए